ये स्टूडेंट सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के सोशियोलॉजी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे सोशियोलॉजी की वोकेबलरी क्या है, सोशियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और खासकर अभी हमने समूहों के बारे में जाना है कि समूह क्या होता है, सामाजिक समूह किस तरह से अलग अलग तरीके से उसे वर्गीकृत किया जाता है। अब हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको सामाजिक स्तरीकरण का नाम दिया गया है। सामाजिक तौर पर स्तर, किस किस तरह के स्तर जो है वो पाए जाते हैं और स्तरीकरण क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसका अर्थ क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुंच के आधार पर समाज में समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। सरल शब्दों में अगर कहें हम तो समाज के अंदर जो बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों पर अलग अलग लोगों की जो पहुंच है, कुछ लोगों की पहुंच बहुत जल्दी है या ज़्यादा पहुंच है, जबकि कुछ लोगों की पहुंच कम है। तो इस तरह की जो संरचना है समाज के अंदर कि कुछ लोगों को तो बहुत सारे जो भौतिक और प्रतीकात्मक लाभ हैं वो मिलते हैं, उन तक उनकी बहुत आसानी से पहुंच हो जाती है, जबकि दूसरे ऐसे लोग या ऐसे समूह जिनकी वहाँ तक अप्रोच नहीं है, वहाँ तक एक्सेस नहीं है। तो ये जो संरचनात्मक असमानता है, यानी कि सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रक्चर के लेवल पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको ही कहा गया है सामाजिक स्तरीकरण। सरलतम शब्दों में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं को के रूप में हम स्तरीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण की तुलना हम धरती की सतह में चट्टानों की परतों से कर सकते हैं। समाज को एक अधिक्रम जिसमें कई परतें शामिल हैं के रूप में देखा जा सकता है, और इस अधिक्रम में अधिक कृपा पात्र शीर्ष पर और कम सुविधा पात्र तल के निकट में है। अधिक्रम से तात्पर्य क्या होता है? अधिक्रम कह सकते हैं हम एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में इस तरह से स्तर बने होते हैं, जो नीचे है वो निचला स्तर है और ये सबसे शीर्ष का स्तर जो स्तर है। तो इसमें यही बताया गया है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का तात्पर्य हुआ कि इस अधिक्रम में अधिक कृपा पात्र शीर्ष पर, यानी जिनके पास ज़्यादा फायदे हैं, जिनकी बहुत सारी चीज़ों तक, बहुत सारे जो सामाजिक रिसोर्सेज हैं उन तक पहुंच है, वो लोग ऊपर जो ये समाज का जो ऊपर स्तर है उस पे पाए जाते हैं। और उससे जैसे 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 नीचे हम आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का जो सुविधाएं हैं और रिसोर्सेज तक, संसाधनों तक जो पहुंच है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और ये संसाधनों तक क्योंकि ये कम और ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसी को कहेंगे हम असमान पहुंच है, असमानता पाई जाती है। और ये असमानता पाई जाती है, इसी को कहा जाता है कि समाज के अंदर स्तरीकरण है। समाज के संगठन में स्तरीकरण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शक्ति और लाभ की असमानता समाजशास्त्र में केंद्रीय है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो समाज जिस तरह से बना है उसके अंदर स्तरीकरण पाया ही जाता है, और जब स्तरीकरण पाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शक्ति है और लाभ की असमानता, यानी जो पावर है और पावर के साथ साथ जो फायदे हैं वो असमान रूप से लोगों के पास होंगे। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पावर होगी, उनके पास ज़्यादा फायदे भी होंगे। तो इसीलिए जो है, और सोशियोलॉजी इस बात को फिर पढ़ती है कि ऐसा कैसे है कि ये कैसे कुछ लोगों के हाथ में पावर ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास फ़ायदे ज़्यादा हैं, और जबकि कुछ लोग उससे दूर हैं या उनकी अप्रोच उन संसाधनों तक नहीं है, उस पावर तक नहीं है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये चीज़ें जानने का काम समाजशास्त्र करता है। फिर साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ग्रह के जीवन का प्रत्येक पक्ष स्तरीकरण से प्रभावित होता है। और क्योंकि हम सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि ये जो स्तरीकरण है, ये स्तरीकरण हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार के
जो भी अलग अलग पक्ष हैं उनको प्रभावित करता है, जैसे व्यक्ति का स्वास्थ्य, वो कितनी उम्र तक जिएगा, कितनी दीर्घायु रहेगा, सुरक्षा, शैक्षणिक सफलता कि कितना पढ़ेगा, कितने लंबे समय तक स्कूलों तक पहुंचेगा या स्कूल से ड्रॉप आउट तो नहीं हो जाएगा, कार्य में उपलब्धि और राजनीतिक प्रभाव कि कितना उसके पास जो है राजनीतिक पावर और प्रभाव होगा। ये सारे अवसर व्यवस्थित तरीके से असमान रूप से वितरित हैं। तो सबके पास समान तरीके से सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, कुछ के पास ये ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ लोगों के पास ये कम चीज़ें पाई जाती हैं। मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप से स्तरीकरण की 4 व्यवस्थाएं, जो मूल व्यवस्थाएं हैं, मुख्य जो 4 व्यवस्थाएं हैं वो रही हैं। तो अब आप देख लें इनको क्या क्या है। एक तो है दास्ता, स्लेवरी, जाति यानी कास्ट, स्टेट और वर्ग क्लास। दास प्रथा जो है आप जानते ही हैं, कई बार आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में कि प्राचीन समय में रोम में और ग्रीस में पाया जाता था दास्ता। दास्ता के अंदर क्या होता है कि एक कोई जो व्यक्ति है जो दास होता है और उस दास का कोई दूसरा व्यक्ति स्वामी होता है। तो दास और स्वामी का संबंध होता है और इसमें किसी एक व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। यानी स्वामी जो है दास को खरीद सकता है, उसको बेच सकता है, उसके जो भी अधिकार हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर सकता है, बिल्कुल कम कर सकता है। और ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाया जाता था। और अमेरिका में तो पूरा जो गृह युद्ध हुआ, उस गृह युद्ध में भी 1960s तक आते आते जो सारे जो देश हैं उनमें जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो देश हैं उनमें धीरे धीरे ये दास प्रथा खत्म हुई। एक औपचारिक संस्था के रूप में दास प्रथा को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ा गया, परंतु हमारे यहाँ अभी भी बंधुआ मजदूरी पाई जाती है, यहाँ तक कि उसमें बच्चे भी शामिल हैं। बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर काम करता है और वो जब तक उन पैसों को या क्योंकि ट्रेडिशनली वो उसके यहाँ मजदूर है, तो कहा जाता है कि अगर एक पिता मर जाता है तो उसके बच्चे अपने आप ही उस घर में मजदूरी करेंगे जिसमें उसके पिता, उसके दादा काम करते थे। स्टेट जो है वो सामंतवादी यूरोप की विशेषता थी, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हमारे मुख्यतः हम जो 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ बात करेंगे इस चैप्टर में, वो है जाति और वर्ग। जाति यानी कास्ट और वर्ग यानी क्लास। ये 2 शब्द हैं जिन शब्दों को हम इन दोनों शब्दावलियों को भी पढ़ते हैं आगे। जाति पर आधारित स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित होती है। यानी व्यक्ति को जाति उसके जन्म से मिलती है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि जब भी हम जाति के बारे में बात करेंगे तो जाति की पहली विशेषता ये है कि जाति हमें जन्म से मिल जाती है। तो ऐसा हमारा स्टेटस, परिस्थिति होती है स्टेटस। तो समाज में हमें ऐसा स्टेटस, जो स्टेटस जन्म से मिला है, उसे प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। और जन्म द्वारा मिली हुई एक प्रदत्त जो स्टेटस है उसका एग्जाम्पल जाति है। जाति जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित होती है, ना कि उन पदों पर जो व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त किए होते हैं। यानी जाति को कोई व्यक्ति स्वयं से किसी तरह का काम करके प्राप्त नहीं करता, वो उसे जन्म से ही मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि एक वर्ग समाज में उपलब्धि पर कोई योजनाबद्ध प्रतिबंध नहीं होता जो कि प्रजाति और लिंग सरीखी प्रदत्त परिस्थिति पर थोपा जाता है। हालांकि एक जातिवादी समाज में जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति एक व्यक्ति की स्थिति को एक वर्ग समाज की तुलना में ज़्यादा पूर्ण ढंग से परिभाषित करती है। अब देखिए यहाँ 2 बातें कही गई हैं। यहाँ पे वो एक कह रहे हैं कि जन्म पर आधारित जाति जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में, और ऐसा समाज जो कि वर्ग पर आधारित होता है। यानी वर्ग का सीधा जो संबंध होता है वो आर्थिक यानी पैसे से संबंधित होता है। तो वर्ग का जो समाज होता है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से या एक ज़्यादा पूर्ण ढंग से जातिवादी समाज जो है
वो व्यक्ति की जो प्रदत्त परिस्थिति है उसको परिभाषित करता है। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड हो जाती है जन्म से ही। लेकिन वर्ग जो है व्यक्ति अपना चेंज कर सकता है। पैसे व्यक्ति कमा सकता है और अपने वर्ग को मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग तक ले जा सकता है। परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का अधिक्रम बनाती थी। जाति संरचना में प्रत्येक स्थान दूसरों के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के साथ परिभाषित था। अब ये जाति की विशेषताएं बताई जा रही हैं। इसके पीछे यह विश्वास था कि पुरोहित जाति या ब्राह्मण जो सबसे अधिक पवित्र हैं, बाकियों से श्रेष्ठ हैं, और पंचम वर्ग जिसको कई बार बाह्य जाति भी कहा जाता है, सबसे निम्न है। परंपरागत व्यवस्था को सामान्यतः 4 वर्णों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे भी 2 चीजें और समझने की जरूरत है। एक है शब्द वर्ण और एक शब्द है जाति। तो वर्ण तो 4 हैं, लेकिन जातियां जो हैं वो अनेक है, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। सिर्फ वो उनकी गिनती कई बार हम अलग अलग ढंग से उनकी गिनती करते हैं। तो जातियां बहुत सारी हो सकती हैं, इसीलिए कहा गया है कि जातियां अनगिनत होती हैं, जबकि वर्ण केवल 4 हैं। वर्ण 4 वर्णों के नाम बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार परंपरागत व्यवस्था को सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 वर्णों के रूप में संकल्पित किया गया। यानी थ्योरी में तो यही 4 वर्ण पाए जाते हैं। वास्तविकता में व्यवसाय आधारित अनगिनत जाति समूह होते हैं, जिन्हें ऐसे जो समूह होते हैं इन्हें जाति कहा जाता है। भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं, और हम ये देखते हैं कि कथित उच्च जातियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतःविवाह और अनुष्ठानों में कथित निम्न जाति के सदस्यों की अनुपस्थिति बहुत आवश्यक मानी जाती थी। पहले ये माना जाता था कि हायर जो कास्ट है वो अपनी पवित्रता को तभी बनाए रख सकते हैं जब उनका जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ किसी तरह का आमना सामना ना हो, और खासकर जब वो किसी तरह का रिचुअल या अनुष्ठान कर रहे हैं या शादी विवाह के जो मामले हैं उनमें। लेकिन नगरीकरण द्वारा लाए गए जो परिवर्तन हैं इन्होंने इस अनिवार्यता को चुनौती दी है। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं AR देसाई, जिन्होंने ऑब्जर्व किया भारत में नगरीकरण के दूसरे सामाजिक प्रभावों पर उनकी जो टिप्पणी है वह इस प्रकार है कि आधुनिक उद्योग आधुनिक शहरों को अस्तित्व में लाए, जो सर्वदेशीय होटलों, रेस्टोरेंट जिनको हम कहते हैं, रंगमंचों, ट्रामों, बसों, रेलों से मधुमक्खी के छत्ते की तरह भरे पड़े थे। कहने का मीनिंग यह है कि जो नए शहर बने, जो मॉडर्न शहर बने, उनके अंदर होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, ट्राम तो कलकत्ता में चलते हैं ज़्यादातर, बस, रेल, ये बहुत बड़ी मात्रा में आए। विशुद्ध होटल और रेस्टोरेंट जिनमें वेतन भोगियों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था, शहरों में सभी जाति के और मतों के लोगों से भर गए। तो ये सेपरेट कर पाना कि बस ये इसी जाति के लिए है ये होटल या ये रेस्टोरेंट, ये मुश्किल था शहरों में। ट्रेनों और बसों में व्यक्ति अक्सर निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ सफ़र करते थे। तथापि यह नहीं माना जाना चाहिए कि जाति जो है वो लुप्त हो गई, ख़त्म नहीं हुई, जाति थोड़ी चेंज हुई है। हालांकि परिवर्तन हुआ था, परंतु भेदभाव को दूर करना इतना आसान नहीं था जैसा कि उपरोक्त कथन से शायद हमें एक बार लग सकता है कि एकदम से जो है जाति ख़त्म हो गई और लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव भी नहीं करते हैं। मिल में जैसे नीचे लिखा गया कि मिल में उस प्रकार का खुला भेदभाव न हो जैसा कि गांव में होता था, परंतु निजी अंतःक्रिया, जब लोग आपस में जो है अपने प्राइवेट टाइम को जब यूज़ कर रहे होते हैं तब अलग तरह से अनुभव आते हैं, और वहाँ पर जाति आधारित जो भेदभाव है वो देखने को मिलता है। जैसे ये बताया गया है, एक व्यक्ति जो कि लोअर कास्ट है वो ये बता रहा है कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है।
वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते और हमसे व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वे यह महसूस करते हैं, वे कौन है ये हायर कास्ट के लिए बता रहे हैं, क्योंकि वे यह महसूस करते हैं और विश्वास रखते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं। वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। हम कितनी भी अच्छी वेशभूषा धारण करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कुछ चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हायर कास्ट जो है वो टाइम टू टाइम लोअर कास्ट के जो लोग हैं, सो कॉल्ड, हम कह नहीं रहे कि वो हैं लोअर, लेकिन वो जो जाति अधिक्रम है उसमें वो निर्धारित किए गए हैं कि वो लोअर कास्ट हैं। तो उनके साथ लगातार जो भेदभाव है वो बना रहता है अभी भी, चाहे बेशक से चेंजेस हुए हैं लेकिन फिर भी ये जातिगत भेदभाव बना हुआ है। आज भी बहुत अधिक जातिगत भेदभाव उपस्थित है, पर साथ ही लोकतंत्र की कार्यप्रणाली ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है। और ये आप पोल साइंस में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेसी आ जाने से जो जातिगत भेदभाव है या जाति की जो व्यवस्था है, पूरा जो स्ट्रक्चर है जाति का, वो कैसे चेंज हुआ है, जाति हित समूह के रूप में मजबूत हुई है। हमने भेदभावग्रस्त जातियों को समाज में अपने लोकतंत्रीय अधिकारों के प्रयोग के लिए संघर्ष करते हुए भी देखा है। और 90s तक आते आते जो दलित आइडेंटिटी है उसके ऊपर आधारित पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स काफ़ी एग्रेसिव रूप में सामने आई। और हम ये देखते हैं कि ये जो कास्ट हैं वो अपने लिए जो संघर्ष है वो लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करके वो कर रही हैं। अब इससे अगला, वैसे तो जाति के बारे में हम बहुत सारी बातें आने वाले टाइम में और डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कुछ कुछ विशेषताएं जो हैं जाति की वो यहाँ पर बात की है उसके बारे में। वर्ग यानी क्लास, अभी तक हम पढ़ रहे थे कास्ट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास। वर्ग का वर्णन करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। हम यहाँ मार्क्स, कार्ल मार्क्स की बात हो रही है, वेबर, मैक्स वेबर और प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म जो है उसके केंद्रीय विचारों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। मार्क्स के सिद्धांतों में सामाजिक वर्ग की परिभाषा इस आधार पर आधारित होती है कि उस वर्ग का उत्पादन के साधनों के बीच क्या संबंध है। यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या समूह भूमि अथवा कारखाने सरीखे उत्पादन के साधनों के स्वामी है, अथवा क्या वे किसी वस्तु के नहीं, केवल अपने श्रम के स्वामी है। अब कहने का मीनिंग क्या है, देखो कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने पूंजीवाद के ऊपर डिस्कशन किया है और साथ ही साथ में वो कहते हैं कि क्लास इस बात से डिसाइड होती है कि क्या आप ओनर हैं, क्या आप स्वामी हैं, या फिर आप लेबरर हैं। यानी आपके पास फैक्ट्री, कैपिटल, पैसा, ये सारी चीज़ें, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को आप ओन करते हैं, आप उसके स्वामी हैं, या फिर आप फैक्ट्री में एक लेबरर की तरह काम करते हैं। तो अगर आप ओनर हैं तो आप हैव में आएंगे कि आपके पास चीज़ें हैं, और अगर आप लेबरर हैं तो आप हैव नॉट की श्रेणी में आएंगे, या फिर आप कैपिटलिस्ट कहलाएंगे और यहाँ आप वर्कर कहलाएंगे। तो मार्क्स की पूरी जो थ्योरी है वो ये कहते हैं कि हमेशा ही दो तरह के वर्ग पाए जाते हैं किसी भी समाज में, और वो वर्ग किस बात से निर्धारित होते हैं कि आप ओनर हैं या आप लेबरर हैं। तो जैसा इन्होंने ये कहा कि क्या आप साधनों के स्वामी हैं या आपके पास केवल और केवल श्रम है और आप श्रम के ही स्वामी हैं, बाकी और चीज़ों के स्वामी आप नहीं हैं। अगली बात आती है कार्ल मार्क्स के बाद मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर ने शब्द यूज़ किया है जीवन अवसर, कहते हैं लाइफ चांसेस। वो ये कहते हैं लाइफ चांसेस जो हैं व्यक्ति के या किसी भी समूह के इस बात पर आधारित होते हैं कि बाजार की क्षमता के सामर्थ्य के प्रतिफल और लाभ से, यानी बाजार में आपकी जो पोजीशन है वो किस तरह की है। और साथ में वो ये तर्क देते हैं कि असमानता आर्थिक संबंधों पर आधारित तो हो ही सकती है, लेकिन साथ ही ये आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो प्रेस्टीज है
कि समाज में लोग आपकी कितनी बात मानते हैं और आपके पास कितनी राजनीतिक शक्ति है, इसके आधार पर भी आपकी जो क्लास है वो निर्धारित होती है। इसके बाद सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि भाई कोई भी समाज वर्गहीन या संस्तरण से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये समाज की आवश्यकता है और समाज ये कोशिश करता है कि व्यक्ति को सामाजिक ढांचे में स्थापित और गतिशील करने के लिए किन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। अतः सामाजिक असमानता या स्तरीकरण अनजाने में विकसित किया गया वह साधन है जिसके द्वारा समाज ये निश्चित करता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों को जानबूझकर सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाए। देखो, इस बात को समझने की ज़रूरत है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर समाज के अंदर स्तरीकरण पाया जाता है तो वो यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा योग्य हैं, सबसे ज़्यादा मेरिट वाले लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा दिमाग है, वो सोसाइटी की जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं उनके ओनर होंगे। और ये जैसे जैसे लोगों में योग्यता कम होती जाएंगी वो समाज की जो दूसरी स्थितियां हैं उनमें होंगे। और ये कोई बहुत ज़्यादा जानबूझ के नहीं बनाई जाती और ये अपने आप ही ये संस्था जो है समाज के अंदर बन जाती। हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट में देखिए ये लिखा है, क्या यह सत्य है? क्या हम सब ये जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा पैसा है कोई ज़रूरी थोड़े है कि वो सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति ही हो, और जो लोग गरीब हैं तो वो क्या अयोग्य लोग हैं? ऐसा नहीं है। ये हमें थोड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है एज सोशियोलॉजिस्ट। आगे पढ़ते हैं। एक परंपरागत जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम निश्चित व कठोर होता है और इन समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। यानी जो कास्ट है वो ज़्यादा कठोर होती है, जाति पे आधारित हो गई तो चेंज ही नहीं होगी, तो उसके अंदर लचीलापन बिल्कुल भी नहीं होगा। और कास्ट जो है, आप जिस कास्ट के हैं आपके बच्चे उसी कास्ट के होंगे, आपके पेरेंट्स जिस कास्ट के हैं आप उसी कास्ट में होंगे। तो कास्ट जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह का व्यवसाय करते हैं, जिस तरह की सामाजिक स्थिति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जबकि जो आधुनिक जो है समाज और जो वर्ग व्यवस्था पर आधारित है वो थोड़ी सी खुली व्यवस्था होती है, ओपन व्यवस्था होती है, और उसमें अचीवमेंट यानी उपलब्धि का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी एक ऐसी व्यवस्था जहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ग पर आधारित संबंध है, वहाँ लोग ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो आर्थिक हैसियत है उस हैसियत को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसको बढ़ाने के बाद अपनी जो व्यवस्था है वर्ग व्यवस्था में अपनी जो हैसियत है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में सर्वाधिक वंचित वर्ग और जाति के किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचने से कोई भी कानूनन रोक नहीं होती। अब ये कहने का मतलब यही है कि चाहे आप कितने ही वंचित हों या किसी भी जाति से हों, अगर लोकतांत्रिक समाज है तो वो लोकतांत्रिक समाज कहीं ना कहीं वो सारे अवसर प्रदान करने की कोशिश करता है जो कानूनन तरीके से आपको हायर पोजीशंस पे पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। उपलब्धि की इस प्रकार की कहानियां वाकई विद्यमान हैं और ये असीम प्रेरणा का स्रोत होती हैं। यद्यपि अधिकांश हिस्से के लिए जाति व्यवस्था की संरचना अभी भी बनी हुई है। हम ये जान रहे हैं कि जाति व्यवस्था कैसे लोगों के लिए बाधा का काम करती है। यहाँ तक कि पश्चिमी समाजों में भी सामाजिक गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अध्ययन संपूर्ण गतिशीलता के आदर्श प्रतिरूप से काफ़ी दूर है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे बेशक से जो पश्चिम के समाज हैं जो बहुत ओपन हैं, जिनमें पूरे अवसर लोगों के पास होते हैं कि वो अपनी सामाजिक जो स्थिति है उसको बेहतर बना सके, वहाँ पर भी संपूर्ण रूप से लोग मोबिलाइज होके अपनी बहुत ज़्यादा उन्होंने स्थिति अच्छी करी हो, ऐसे उदाहरण हमें नहीं मिलते हैं। समाजशास्त्र को जाति व्यवस्था और भेदभाव की निरंतरता दोनों की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, विशेषकर वे जो व्यवस्था के निम्न स्तरों पर है, न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी वंचित स्थिति में है। तो जब भी हम समाजशास्त्रीय तरीके से किसी भी समाज को पढ़ रहे हैं और अगर वो जाति आधारित समाज है तो वहाँ पे जो जाति व्यवस्था है
और जाति के चलते जो भेदभाव है वो लगातार बना रहता है, इसको समझने की हमें ज़रूरत है। और इस व्यवस्था को समझने के लिए केवल और केवल ये नहीं है कि जो सामाजिक रूप से निम्न स्तर पर लोग हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी जो लोग वंचित हैं उनकी स्थिति को भी समझने की हमें कोशिश करनी होगी। आई होप आपको कास्ट और क्लास ये दोनों कॉन्सेप्ट के तौर पे समझ आए होंगे और इनसे संबंधित कुछ जो हमने इम्पोर्टेंट इनकी फीचर्स जो डिस्कस की हैं वो आपको पता लगी होंगी। अगर आपको कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सोशल साइंस ट्यूटोरियल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।